नमस्कार मित्रों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? तो जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है और ये फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत रूप में दिए गए हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो एक नागरिक या गैर नागरिक को राज्य के विरुद्ध गारंटी के रूप में मिले होते हैं। यदि इनका हनन होता है तो सीधे पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से अपनी समस्या का निस्तारण करवा सकता है। वास्तव में मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो एक मनुष्य के जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसी कारण इसे संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया और न्यायालय द्वारा इन्हें प्रवर्तनीय बनाया गया। प्रवर्तनीय मतलब कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में याचिका दायर करके जो आपका हनन हो रहा है इन अधिकारों का, उससे आप बच सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अपने मूल अधिकारों के हनन होने से बच सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जिसके माध्यम से हाई कोर्ट जो है आपकी मूल अधिकारों से हनन संबंधी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। और इनके पास 5 प्रकार के हथियार हैं जिन्हें हम याचिका या रिट कहते हैं। यानी कहने का आशय है कि जिसके माध्यम से आप कोर्ट में जाएंगे तो 5 प्रकार के हथियार आपके पास हैं। 5 याचिकाएं हैं जिनका उपयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अपने अधिकारों के हनन से बच सकते हैं। वो 5 प्रकार की याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32(2) में वर्णन की गई हैं और हम देख लेते हैं कि ये पांचों वो याचिकाएं क्या हैं। तो इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश यानी कि मैंडमस। तीसरी है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। और चौथी है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरेरी। और 5वीं और आखिरी है अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। अब एक एक करके इन याचिकाओं का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? बंदी माने जिसे कैद किया गया, प्रत्यक्षीकरण माने उसका प्रत्यक्षीकरण करना है। ये बात कौन कहता है? जो बंदी बनाया गया है वह व्यक्ति अगर उसे लगता है कि किसी अधिकारी या प्राधिकारी ने उसे गलत ढंग से गिरफ्तार कर लिया है तो वह सीधे इस हैबियस कॉर्पस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर करता है कि मुझे गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया है। तब कोर्ट इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करते हुए यह कहता है कि जिसे आपने बंदी बनाया है, मतलब यह आदेश देता है उसको जिसने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को, कि जिसे आपने बंदी बनाया है उसे सशरीर न्यायालय के सम्मुख उचित समय पर और उचित स्थान पर उपस्थित किया जाए और यह समय अधिकतम 24 घंटे का होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यपालिका या कह सकते हैं कि सार्वजनिक संस्थान और किसी निजी संस्थान दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई निजी व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार करता है तो भी कोर्ट आदेश देगा कि किस अधिकार से आपने उसे गिरफ्तार किया हुआ है, उसे तुरंत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब
इसमें जो 24 घंटे का समय दिया गया है, इसके अंतर्गत बंदी किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपने पसंद के वकील आदि का क्या करे, चुनाव कर सकता है। अब जब कोर्ट के सामने मामला पहुंचता है तो कोर्ट इस बात का निर्णय करता है कि जो गिरफ्तारी की गई है वह सही है अथवा गलत है। वहाँ पे इस चीज़ का निरक्षीर विवेक हो जाता है। अगर बंदी बनाया गया व्यक्ति जबरन गिरफ्तार किया गया है तो उसे बचाव का अधिकार मिलता है, उसे तुरंत छोड़ दिया जाता है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता। जैसे अगर कानून सम्मत ढंग से किसी को गिरफ्तार किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत आप याचिका दायर नहीं कर सकते। दूसरे, यदि गिरफ्तारी कोर्ट की अवमानना के संदर्भ में की गई है, यानी कोर्ट की अवमानना का मतलब कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और आपने उसे नहीं माना है और तब आपको गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस आप पर लागू नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर ये गिरफ्तारी न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कि न्याय क्षेत्र से कहीं बाहर किया गया है, तब उस स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं किया जा सकता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश, मैंडेमस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अंग्रेजी के टर्म को याद कर लेना इस संदर्भ में काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। मैंडेमस, इसमें इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसमें किसी सार्वजनिक पद और अधिकार को धारण करने वाले व्यक्ति को कोर्ट मैंडेमस के माध्यम से यह आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ये रीट उस समय दायर की जाती है जब कोई अधिकारी या कोई सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार करता है। अक्सर कभी कभार आपने देखा होगा कि कई ऑफिसों में आपका सामना ऐसे अधिकारियों से होता है जो अपना कार्य करने में आनाकानी करते हैं। तब ऐसे में ये आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है और आप सीधे परमादेश के माध्यम से कोर्ट जा सकते हैं कि फलां अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन क्या है नहीं कर रहा है। तब कोर्ट उनसे पूछता है कि क्यों आखिर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो अधिकारी एक जिम्मेवार अधिकारी होगा और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य होगा। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसके माध्यम से परमादेश रिट भी लागू नहीं हो पाती है। जैसे अगर कोई निजी व्यक्ति या इकाई है तो आप उसके खिलाफ रिट नहीं दायर कर सकते, यानी मैंडेमस नहीं जारी कर सकते। भाई वो निजी व्यक्ति है, वो क्यों आपका काम करेगा। सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। या फिर कोई ऐसी गैर संवैधानिक संस्थान या विभाग हो जिसका संविधान से कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके विरुद्ध भी यह जो है लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा कर्तव्य, कोई अधिकारी ही है, मान लीजिए कोई उसका कर्तव्य जो है जो विवेक सम्मत है, एकदम सटीक, ऐसी स्थिति में भी कोर्ट जो है परमादेश को लागू नहीं करेगा, मैंडेमस को लागू नहीं करेगा। इसके अलावा राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी उनके कर्तव्य के लिए बाध्य करने के लिए ये रिट दायर नहीं की जा सकती। इसके अलावा यदि किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो तो उस दौरान भी यह रिट उसके खिलाफ नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो ये रहा मैंडेमस। ठीक है मित्रों, अब अगला हम देखने का प्रयास करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दो ऐसी रिटें हैं जहाँ पे अक्सर ये कन्फर्म नहीं हो पाता कि आखिर दोनों का मामला क्या है। दोनों सेम तरह की हैं, समान हैं। इस कारण से अक्सर विद्यार्थियों में और इसे पढ़ने वालों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। आज वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। प्रतिषेध
प्रतिषेध जो है किसी उच्च न्यायालय द्वारा, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्णय दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई निर्णय न करें। यानी कि प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन एक निवारक रीट है। इसमें क्या होता है, कोई अधीनस्थ न्यायालय होता है जिसकी औकात नहीं होती है कि कोई निर्णय कर सके, यानी कि वो निर्णय बड़े न्यायालयों के लायक होता है और वह छोटा न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय निर्णय देने की प्रक्रिया चालू कर देता है। तब उसी समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रिट दायर करेंगे कि इस न्यायालय के औकात की बात नहीं है। तब नहीं है यानी कि वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको इस क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि एकदम रोकिए, इसके बाद आगे यहाँ से आप कोई निर्णय नहीं करेंगे क्योंकि यह आपके क्षेत्राधिकार के बाहर की चीज़ है। ठीक, यहाँ तक समझ लीजिए कि कोई निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय नहीं देंगे, वहीं रोक दिया जाएगा, रुकेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहीं से आप चले आइए उत्प्रेषण में, यानी कि सर्टियोरेरी में। इसका अर्थ होता है सूचना देना या प्रमाणित करना। प्रतिषेध में क्या था कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई अधीनस्थ न्यायालय निर्णय कर रहा है तो वहाँ पे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट रोकता है कि आप क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के निर्णय नहीं देंगे। यहाँ होता यह है कि कहा जाता है कि आप क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय तो नहीं देंगे। ठीक, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय नहीं देंगे और अगर निर्णय आपके यहाँ लंबित है तो आप पत्र या इत्यादि के माध्यम से हमारे पास भेजिए। ये दूसरी बात। प्रतिषेध में केवल रोका है कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय न लें। उत्प्रेषण में लंबित है मामला, वहाँ मामला लंबित है और क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की बात तो है ही कि क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाना है, प्लस उस लंबित मामले को आप उच्च न्यायालयों में भेजिए सुनवाई के लिए। ठीक, यहाँ जो है ये चीज़ लागू होती है। अब जैसे कुछ बातें हैं ऐसी जिसके आधार पे उत्प्रेषण लागू किया जाता है। जैसे कोई मामला बहुत समय तक लंबित हो, तब भी याचिका दायर करने वाला जाएगा कि मामला बहुत दिन से लंबित है, सर आप अपने यहाँ मंगा लीजिए और इसे देख लीजिए। इसके अलावा वह निर्णय से संतुष्ट नहीं है, खराब निर्णय है, तब भी वह उत्प्रेषण जारी करेगा, सर्टियोरेरी जारी करेगा और कहेगा भाई हम इस मामले से संतुष्ट नहीं हैं, आप इस मामले को देख लीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार इसका निर्णय कर दीजिए। इसके अतिरिक्त अगर न्याय क्षेत्र की कमी है तब भी मामला जो है उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों से मामला अपने यहाँ बुला लेते हैं। तो यहाँ तक ये उत्प्रेषण हुआ। उत्प्रेषण की खासियत यह है कि यह निवारक तो है ही, सहायक भी है। निवारक का मतलब क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को तो रोकता ही है, साथ ही उसको अपने यहाँ भी बुला लेता है उस मामले को कि हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बारे में एक चीज़ और है कि यह दोनों जो है किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थान के माध्यम से ही इनका संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी निजी व्यक्ति या निकाय, प्रशासनिक अधिकरण या कोई विधायी अधिकरण है, उनके खिलाफ ये नहीं होता है। ये जब ये मामला कोर्ट का है, मतलब कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक मामला होगा। इसके अतिरिक्त एक और रिट है जो दायर की जाती है और इसे कहते हैं अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है और किसी पद को धारण कर लिया, तो जो याचिका करता होता है उसे इस बात का संदेह होता है कि जिस व्यक्ति ने पद धारण किया है उसने समुचित नियम कानून इत्यादि का पालन न करके यह अवैधानिक रूप से पद धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो अवैध अनाधिकार ग्रहण से रोकता है।
जैसे मान लीजिए कि किसी नगर निगम का कोई सदस्य है, उस नगर निगम के सदस्य को लगता है कि जो प्राधिकारी मेयर के पद को धारण कर रहा है उसने समुचित नियम कानून का पालन किए बिना ही उस पद को क्या किया है, धारण कर लिया है। ऐसे में इसी क्यो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ है किस अधिकार से उसने पद को धारण किया है, तो वह सदस्य जो है क्या करेगा, अधिकार परीक्षा के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा या हाई कोर्ट में चला जाएगा। और तब ऐसी स्थिति में जो मेयर है उसकी सत्ता को वह सदस्य क्या करेगा, चुनौती दे देगा। और जब चुनौती दे देगा तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा और वो अपना कार्य तब तक नहीं करेंगे जब तक इस मामले का पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो जाता कि उन्होंने पद को सही ढंग से धारण किया है अथवा किसी अनियमितता का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ रीटें हैं जो हमें जानना बहुत आवश्यक है, जिनके माध्यम से हम तमाम प्रकार के अपने व्यक्तिगत जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई इंसान अपने घर से ठीक बगल में रात को सो रहा है और कुछ उपद्रवी तत्व लगातार डीजे बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार अत्यधिक शोर शराबा जो असहनीय है, आपके गरिमापूर्ण जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसके लिए आप सीधे याचिका दायर कर सकते हैं। खैर ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो साधारण सा एक पुलिस कॉल से ही मामला सुलझ जाएगा। इसी तरह के बहुत बड़े बड़े मामले हैं जिनके उल्लंघन पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे हम किसी और महत्वपूर्ण जानकारी को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।